कैसे हैं आप सब और क्या हाल चाल हैं आपके। तो भाई आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 1 की, ऑडिट सीए फाइनल। देखें, इस लेक्चर के अंदर मैं आपको बेसिक कंसेप्ट कराऊंगा और बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ थोड़ा सिलेबस का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अगर बेसिक कंसेप्ट की बात करें तो इंटरमीडिएट में आप सब पढ़ के आ ही चुके हैं कि भाई ऑडिट क्या होता है, मीनिंग ऑफ ऑडिट, डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, वो सब उतना बेसिक पे नहीं जाएंगे, वो इंटर के लिए बेसिक के लिए ज़रूरी है। बट ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, रैप क्या होता है, इन सबको थोड़ा सा ब्रश अप करेंगे, क्योंकि आगे आने वाले कम से कम वॉल्यूम 1 के अंदर जो स्टैंडर्ड्स आपने पढ़ने हैं उसके लिए बेसिक बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो आज बात करेंगे बेसिक कंसेप्ट्स की और लास्ट में मैं सिलेबस का डिस्कशन करूंगा। शुरुआत में नहीं, शुरुआत में तो ठीक है, थोड़ा बहुत बेसिक वर्कआउट कर लेते हैं, फिर सिलेबस की बात आखिरी में करेंगे और कैसे हम उसे प्लान करेंगे उसकी बात भी करेंगे लास्ट में, ठीक है ना। तो आइए सर, बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। देखें, आज मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा ऑडिटिंग कंसेप्ट्स। अब ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे सर? सबसे पहले आप पढ़ेंगे भाई ऑडिट प्रोसेस। देखो, ऑडिट प्रोसेस 3 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट आपके सामने अगर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट क्या है सर? फर्स्ट पार्ट है प्लानिंग, दिख रहा है आपको। अब प्लानिंग ऑडिट का इनिशियल स्टेज है, प्रोसीजर इंटरमीडिएट स्टेज है और रिपोर्टिंग फाइनल स्टेज है। सो दिस इज फाउंडेशन, दिस इज इंटरमीडिएट एंड दिस इज फाइनल, ठीक। तो प्लानिंग की बात करते हैं। आइए देखो सर, ऐसा है कि आपको एक हॉस्पिटल की ऑडिट मिली, आपने कभी हॉस्पिटल की ऑडिट की नहीं थी, आपको हॉस्पिटल का अकाउंटिंग सिस्टम पता नहीं है, उनके इंटरनल कंट्रोल कैसे होते हैं वो पता नहीं है, आप सीधे पहुंच गए मुंह उठा के कि भाई मैं तो ऑडिट करूंगा। क्या बिना प्लानिंग के ऑडिट हो सकती है सर? बिल्कुल नहीं, प्लानिंग करनी बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग में क्या करेंगे सर? अब बात करते हैं, मैं 1-2 एग्जाम्पल भी आपको दिखाऊंगा। प्लानिंग के अंदर आप क्या करोगे ज़रा बताओ? कहता है सर प्लानिंग के अंदर तो कई सारे काम करने पड़ेंगे। जैसे कि प्लानिंग के अंदर आप क्या करोगे? प्लानिंग के अंदर आप बनाओगे भैया एंगेजमेंट टीम, अपने वो लोग जो आपके साथ काम करेंगे। प्लानिंग के अंदर आप जब एंगेजमेंट टीम बनाओगे तो आप देखोगे एक्सपर्ट आपके पास है या नहीं इंटरनली। अब मान लो वैल्यूएशन करना है सर, क्लाइंट की माइंस हैं झारखंड में और उसका वैल्यूएशन करना है। अपन तो एक्सपर्ट है नहीं बीइंग द ऑडिटर, हम तो भैया अकाउंटिंग ऑडिटिंग एक्सपर्टीज रखते हैं, लिखा हुआ है क्लियर कट ऐसे 620 के अंदर। तो भैया एक्सपर्ट रखना पड़ेगा, अगर इंटरनली एक्सपर्ट नहीं तो फिर बाहर से लेकर आइए। ये सब कुछ कब वर्कआउट करोगे? ये प्लानिंग के दौरान। ऐसा थोड़ी मुंह उठा के जहाँ देख रहे हैं हाँ आप करते हैं प्लान। तो कहता है सर प्लानिंग करनी पड़ेगी और प्लानिंग के अंदर आपको बेसिकली 2 चीज़ें काम करनी पड़ती हैं। एक आप बनाते हैं स्ट्रेटजी और उससे बनता है ऑडिट प्लान। तो ऑडिट प्लान कंपैरेटिवली जो है वो ब्रॉडर एस्पेक्ट है। मैं हमेशा कहता हूँ ऑडिट प्लान वर्क्स लाइक एन अम्ब्रेला, इट वर्क्स लाइक एन अम्ब्रेला। ऑडिट प्लान, ऑडिट प्लान में ना कई सारी चीज़ें आती है, उसमें से एक पार्ट क्या है? दैट इज स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या होती है उसके अंदर हम बात करते हैं। पहले आपको अब एग्जाम्पल दिखाते हैं बिना कोई देरी किए। चलो जी, एग्जाम्पल की बात करें ज़रा, आ जाओ। प्लानिंग, द ऑडिटर हु ट्राइड टू डू ऑडिट विदाउट प्लानिंग। एक कहानी पढ़ेंगे आज, ठीक है ना? ठीक है सर, अच्छी बात है, कहानी तो अच्छी ही लगती है। आइए देखते हैं, तो बात करते हैं ज़रा। ये रोहन है सर, कितना क्यूट लग रहा है आप देखो। रोहन ने बोला मैं ऑडिट करूंगा किसकी? मेगा बिल्ड लिमिटेड की। मेगा बिल्ड लिमिटेड कैसी कंपनी है भाई? नाम देख के समझ में आ रहा है, दिस इज अ रियल एस्टेट कंपनी, ठीक है, जैसे कि डीएलएफ। और ये कौन है? ये रोहन है, ये ऑडिट करेगा, ठीक है सर, ये ऑडिटर है, यहाँ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए बात करते हैं। अच्छा, ऑडिटर नहीं है, न्यूली प्रमोटेड ऑडिट मैनेजर, ठीक है सर, एट मेगा बिल्ड लिमिटेड, लार्ज कंस्ट्रक्शन कंपनी है, नोन फॉर इट्स एम्बिशियस प्रोजेक्ट। क्या बात है। टुगेदर दे एम्बार्क ऑन अ केओटिक ऑडिट जर्नी। केओटिक समझते हैं? मैसअप, दिल्ली में कहते हैं भसड़, जहां चीजें प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं है, दैट इज केओटिक। अब केओस क्रिएटेड है, रीजन बीइंग सर कब क्या करना है, कब कौन से प्रोजेक्ट, कब फिजिकल वेरिफिकेशन, कब ये इन्वेंट्री, कब ये, कब वो, सब कुछ चेक करना है। तो सर ये केओटिक चीज़ों से बचने के लिए आप प्लानिंग करोगे, ऑब्वियस सी बात है। आइए बात करते हैं। द ओवर कॉन्फिडेंट ऑडिटर्स मिस्टेक। ओवर कॉन्फिडेंस जो बातेगा सर, रोहन कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर्ड ऑडिट तो इजी है, टीम भेज दो, काम हो जाएगा।
ऑडिट तो कुछ भी नहीं है, इट इज लाइक कप ऑफ कॉफी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टीम भेजो और काम हो जाएगा। शोइंग हिज लैक ऑफ प्लानिंग, बिल्कुल ठीक बात है। अब जब आपने प्लानिंग की ही नहीं तो इससे केओस क्रिएट होगा। कैसे क्रिएट होगा ये बात करते हैं। अभी केओस पढ़ते हैं अपन, ये ऑडिट केओस, चलो पहले केओस देखते हैं, केओस कैसे होगा। ठीक, अब सर एक बात बताइए, कितने सुंदर लग रही हैं कहानियां। केओस कैसा होगा देखो, कहता है सर आपने ऑडिट प्लानिंग नहीं की तो आपको ये नहीं पता कि कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, नेचर ऑफ प्रोसीजर, कब परफॉर्म करने हैं, टाइमिंग ऑफ प्रोसीजर, कितने परफॉर्म करने हैं, एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर। जब प्लानिंग करोगे तभी तो पता चलेगा कि कौन से प्रोसीजर कब और कितने परफॉर्म करने हैं, नेचर, टाइमिंग और एक्सटेंट। लेकिन आपने तो ये किया ही नहीं, आप तो कह रहे ऑडिट तो ईजी हो जाएगा। तो आपका जो है ना फोकस ये प्रॉपर प्लानिंग पे था नहीं, आपने चीज़ों को स्ट्रेटेजाइज किया नहीं, तो कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है आपको। अब क्लैरिटी नहीं, उससे कंफ्यूजन होगा। अब आप मुझे बताइए, जब आप प्लानिंग करेंगे तो प्लानिंग करते वक्त आपको ऑडिट प्रोसीजर पे काम करना पड़ेगा कि भाई कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। अब ये प्रोसीजर आप देखो, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। रैप परफॉर्म करना है, टीओसी परफॉर्म करना है, टीओडी परफॉर्म करना है, कई सारे प्रोसीजर हैं। सर ये प्रोसीजर कौन से परफॉर्म करने, कितने परफॉर्म करने, सब कुछ कहाँ वर्कआउट करोगे, प्लानिंग के अंदर। सर बिना प्लानिंग के तो ऑडिट नहीं होगी ना भाई। अब मेरे से आप पूछिए, मैंने सीए फाइनल की तैयारी की तो मैंने पहले प्लानिंग की 2-4-5 दिन। मैंने कहा भाई मैं तो पहले देखूंगा कि पढ़ना क्या है, कौन सी बुक से पढ़ना है, ठीक है ना। प्लानिंग करूंगा, उसके बाद प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा। एग्जीक्यूशन, प्लानिंग ज़बरदस्त होगी ना, एग्जीक्यूशन सही होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, आप बोल रहे हो सर मैं तो ऑडिट तो ईजी हो जाएगी। आपको यही नहीं पता कौन से प्रोसीजर परफॉर्म करना है, आपको यही नहीं पता रिस्क एरियाज कहाँ पे हाई होंगे, आपको यही नहीं पता कि फोकस ज़्यादा कहाँ करना है। अब आप क्या करोगे, अगर आप ये सब डिटरमाइन नहीं करोगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप छोटी चीज़ों में फंस के रह जाओगे। आप पता चला वाउचर चेक कर रहे हो बैठ के, बस लेजर कैश बुक, पासबुक, इनवॉइस, बस यही कर रहे हो बैठ के, जो करते आ रहे हैं। कह रहे हम तो यही करते हैं आर्टिकलशिप में। अब देखो कहता है आप टाइम वेस्ट करोगे छोटे इश्यूज में रादर देन की इश्यूज, ठीक है ना। अब इससे क्या होगा, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट आपके छूट गए, आप चेक नहीं कर पाए क्योंकि आप छोटे चिल्लर आइटम फंसे रहे, लेबर की पेमेंट, ये वो, अगड़म झगड़म। अब आपके पास समय तो सीमित है ना सर, ऑडिटर के पास टाइम तो लिमिटेड है। अब ऑडिटर अगर छोटी चीज़ों में टाइम बर्बाद करेगा तो की इश्यूज को छोड़ देगा। अब इससे हुआ क्या कि रोहन ने छोटी चीज़ों में फोकस किया तो बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्ट थे बिल्डर कंपनी के वो सारे उसने छोड़ दिए। अब जब बड़े कॉन्ट्रैक्ट चेक ही नहीं किए तो कहीं ना कहीं रिस्क बढ़ जाता है उस केस में। आइए बात करते हैं। अब ये सीनियर पार्टनर आए जनाब, कितने प्यारे लग रहे हैं, देखो कह रहे शक्ल से ही सीए लग रहे हैं, तो ठीक है ना। अब भाई ये क्या बोलते हैं, सीनियर पार्टनर का इंटरवेंशन आया। सीनियर पार्टनर ने क्या बोला, सीनियर पार्टनर ने बोला भैया जब केओस हो ही गया है तो सीनियर पार्टनर मेहता जी आए, इन्होंने समझाया रोहन को, क्यों बेटा ऑडिट मैनेजर हैं, ऑडिट तो इजी है। इन्होंने समझाया बेटा प्लानिंग करनी पड़ेगी, बिना प्लानिंग के होगा नहीं। बड़ी अच्छी लाइन बोली इन्होंने बोला कि ऑडिटिंग विदाउट अ प्लान इज लाइक एंटरिंग अ जंगल विदाउट अ मैप। क्या बात है, बच्चे अगर एग्जाम में लिख के आएंगे, नहीं बेटा ये एग्जाम में लिखना है, इंस्टीट्यूट का एग्जामिनर बह जाएगा बेचारा, बोलेगा ये क्या लिख दिया, लेकिन समझने के लिए बढ़िया क्या पंच लाइन है। आप देखो, ऑडिटिंग विदाउट प्लान इज लाइक एंटरिंग अ जंगल विदाउट अ मैप। अब जब आपको यही, आप देखो प्लानिंग क्यों करते हैं, रोड मैप बनाने के लिए कि हमारी ऑडिट कैसे हम परफॉर्म करेंगे, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो रोड मैप तैयार करने के लिए यू हैव टू मेक अ प्लान। अब आपने प्लानिंग किया नहीं तो हैफाजत तरीके से ऑडिट करोगे, यही नहीं पता कौन से ट्रांजैक्शन 100% चेक करने हैं, कौन से ट्रांजैक्शन में सैम्पलिंग करनी है, कहाँ फिजिकल वेरिफिकेशन 31 मार्च को करना है कट ऑफ डेट पे कि इंटरिम डेट पे करना है साल के बीच में, तो कुछ भी प्लान नहीं किया ना, आप तो हैफाजत तरीके से चल रहे हो। तो कहता है एंटरिंग विदाउट अ मैप, और कहीं ना कहीं क्लियर डायरेक्शन की जरूरत है। किसने बोला, मेहता जी कौन है भैया, ये है सीनियर पार्टनर, शक्ल से ही लग रहे हैं सीनियर पार्टनर। कहता है सर ऑडिट प्लानिंग कैसे होगी, ऑडिट प्लानिंग में आपको बिजनेस समझना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक बात। देखो हर बिजनेस की एक बात समझ लो, हर बिजनेस की अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती है। होटल की अलग होगी, हॉस्पिटल की अलग होगी, हर बिजनेस के अपने रिस्क एरियाज होते हैं।
क्या एक प्लान हर बिजनेस के लिए चलेगा? नहीं चल सकता सर। तो कहता है बिजनेस को समझो, रिस्क को रिकॉग्नाइज करो। बिल्कुल ठीक बात है। साथ के साथ मटेरियलिटी पे फोकस करना पड़ेगा। सर ये क्या बवाल होता है मटेरियलिटी? अब एक बात बताओ सर, आप ये डिटरमाइन तो करोगे ना कि कौन से ट्रांजैक्शन मेरे लिए मटेरियल है, कौन से नहीं है। 320 ऐसे आपने बोला 50,000 से ऊपर का ट्रांजैक्शन मटेरियल है, तो आपने क्या फिक्स किया? आपने फिक्स किया मटेरियलिटी लेवल। ये एमएल कब फिक्स करोगे? ये एमएल फिक्स करोगे प्लानिंग के दौरान। तो प्लानिंग के दौरान आपको कई सारे काम करने हैं सर। आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग भी लेनी है, रिस्क को रिकॉग्नाइज भी करना है, एमएल भी फिक्स करना है, और तो और रिसोर्स एलोकेशन। मैं आपसे पहले भी कहता हूँ सर, एंगेजमेंट टीम बनाओगे। अब एंगेजमेंट टीम बनाओगे तो एंगेजमेंट टीम में आपके आर्टिकल भी होंगे, आपके एक्सपर्ट्स भी होंगे। तो बताओगे ना कौन सा आर्टिकल एसेट चेक करेगा, कौन फिजिकल वेरिफिकेशन अटेंड करेगा, किसने P&L चेक करना है। तो रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ेगा। और मैंने आपसे पहले भी कहा, जब ये सब कुछ करोगे तो यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटजी। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, तो कहता है स्ट्रेटजी आप बनाइए, स्ट्रक्चर्ड प्लान अपने आप बनेगा। कई लोग पता है क्या बोलते हैं, स्ट्रेटजी और प्लान क्या है? मैं कहता हूँ सर ये 300 के अंदर में लिखा है। मैंने पहले भी कहा, प्लान इज लाइक एन अम्ब्रेला, स्ट्रेटजी इसका पार्ट है। स्ट्रेटजी और प्लान दे आर नॉट सिक्वेंशियल। सिक्वेंशियल एज इन कि सीक्वेंस पे, कि पहले स्ट्रेटजी बनेगी फिर प्लान बनेगा, ऐसा नहीं है। दे आर इंटर रिलेटेड, लिखा हुआ 300 के अंदर ये पॉइंट। दे आर इंटर रिलेटेड। स्ट्रेटजी बनाओगे प्लान अपने आप बनेगा, स्ट्रेटजी बनाओगे प्लान अपने आप बनेगा, और स्ट्रेटजी को चेंज करोगे प्लान अपने आप चेंज होगा। एक को चेंज करो दूसरा अपने आप चेंज होगा। दे आर इंटर रिलेटेड, दे आर नॉट सिक्वेंशियल एंड दे आर नॉट डिस्क्रीट ऑल्सो। डिस्क्रीट मीन्स ऐसा तो नहीं कि स्ट्रेटजी और प्लान बनाया और बैठ गए, अब यही प्लान रहेगा। अरे भैया प्लान होता है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल यानी कि अरे भैया इतना भी नहीं करना था। प्लान यानी कि फ्लेक्सिबल, यानी कि बच्चों फ्लेक्सिबल यानी कि, एक मिनट रुक जा भाई, तू शांति से बैठ। हाँ ठीक है। फ्लेक्सिबल यानी कि कल को नई इंफॉर्मेशन मिली, नए रिस्क एरियाज मिले, तो क्या वही प्लान रखोगे क्या भैया? नहीं सर, प्लान को रिवाइज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। तो यू हैव टू मेक दैट। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़े। कहता है सर बिजनेस को समझना पड़ेगा। इसकी बात अपन आगे भी करेंगे। 6 बातें हैं बिजनेस को समझना, इसकी बात खैर आगे भी, बट फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सर अगर आपको ऑडिट करनी है ना मेगा बिल्ड की, तो मेहता जी सीनियर पार्टनर है, उन्होंने बताया कि बेटा आपको सबसे पहले देखना है कि नेचर ऑफ कंस्ट्रक्शन बिजनेस, कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। वो बिल्डिंग बना रहे हैं, फ्लैट बेच रहे हैं, आपके कमर्शियल चीज़ें बना रहे हैं, मॉल बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, कहाँ से रेवेन्यू आ रहा है, रिस्क कौन कौन से जुड़े हुए हैं, ये सब कुछ आपको देखना पड़ेगा ना। ट्रेडिंग है, कंस्ट्रक्शन में क्या काम कर रहे हैं, मेजर स्ट्रीम कहाँ से हैं, मेजर रेवेन्यू सेंटर्स कौन से हैं, मेजर कॉस्ट सेंटर्स कौन से हैं, कहाँ मेजर खर्चा हो रहा है, एम्प्लॉय बेनिफिट में हो रहा है, ये सब कुछ आपको पहले देखना पड़ेगा। ठीक बात है। तो ये हो गया जी पहला काम। दूसरा बताइए, रिस्क एरियाज। रिस्क एरियाज सबसे इंपॉर्टेंट सर, मैं आपको बताऊं सबसे इंपॉर्टेंट है। सही बात है कि अगर आप बात करें भाई सबसे इंपॉर्टेंट, तो भैया जो रियल एस्टेट है ना, रियल एस्टेट के अंदर रेवेन्यू रिकॉग्निशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि रियल एस्टेट में आप बेच रहे हो फ्लैट, कुछ पेमेंट अभी, कुछ बाद में, कुछ डाउन पेमेंट में, कुछ इंस्टॉलमेंट में, इसीलिए रेवेन्यू रिकॉग्निशन का देखना बहुत ज़रूरी है। एएस के अंदर ही पढ़ते हैं, इंडियाज के अंदर भी आप पढ़ते हैं। ये रिस्क एरिया है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। साथ में कॉस्ट देखनी पड़ेगी। अब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट देखनी पड़ेगी, तो इसका भी एएस है, और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग वैसे भी पढ़ा आपने कॉस्टिंग के अंदर भी। तो भैया ये सब कुछ देखना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं किया और ऐसा कंप्लायंस नहीं हुआ तो मिस स्टेटमेंट आएगा। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज नहीं किया एज पर एएस इंडियस, तो मिस स्टेटमेंट आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात WIP की वैल्यूएशन, CWIP, कैपिटल WIP। अब WIP के वैल्यूएशन के लिए आपको अगेन स्टैंडर्ड्स और नॉर्म्स मानने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे जब सर रियल एस्टेट कंपनी है तो कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कुछ अधूरा होगा, मैक्सिमम तो अधूरे होंगे 31 मार्च को। अब 31 मार्च को जो इनकम्प्लीट है उसका अलग से उसके लिए अपने को वैल्यूएशन डिटरमाइन करनी पड़ेगी, वहाँ इनएक्यूरेसीज हो सकती है। तो कहता है रिस्क एरिया आइडेंटिफाई करिए। एग्जाम्पल दिया, मैं केस स्टडी समझा रहा हूँ। मैं सही मायने में आज के लेक्चर में क्या कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको 4-5 केस स्टडी कराऊंगा और केस स्टडी से चीज़ें समझाऊंगा प्रैक्टिकली, बिल्कुल ठीक है ना, ताकि आगे दिक्कत ना आए आपको। तो कहता है आपको रेड फ्लैग देखने पड़ेंगे सर, यू हैव टू आइडेंटिफाई रेड फ्लैग्स, ठीक है ना। ऊपर कह रहा आपने बिजनेस को समझा, क्वेश्चन, यहाँ रेड फ्लैग्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, WIP की वैल्यूएशन, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया
की एरिया। तीसरा बताइए, ओहो मटेरियलिटी, आपने फिक्स किया 5 करोड़ का मटेरियलिटी। अरे सर, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि छोटे आइटम जो हैं वो बिल्कुल इग्नोर हो जाएंगे सर। आप सिर्फ और सिर्फ बड़ी बड़ी डिस्क्रिपेंसी चेक कर पाओगे। क्या ये मटेरियलिटी लेवल सही है 5 करोड़ का? नहीं सर, बहुत ज़्यादा है। 2,000, 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़, बेचारे सब इमटेरियल हो गए। ये मटेरियलिटी लेवल सही नहीं है। तो कहता है आपको एमएल फिक्स करना चाहिए और एमएल रीजनेबल होना चाहिए कि भैया ऐसा नहीं कि बड़े ट्रांजैक्शन छोड़ दिए और ऐसा भी नहीं कि सारे के सारे छोटे भी छोड़ दिए, ठीक है ना। तो ये जो 5 करोड़ है ना, ये सही नहीं है सर। अगला बताइए, 3 चीज़ें हो गई सर। बताओ 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 बताओ, जल्दी जल्दी बताओ बच्चों। अंडरस्टैंडिंग बिजनेस, रिस्क एरियाज, मटेरियलिटी। अगला बताइए, रिसोर्स एलोकेशन, ये क्या बोलता है सर? भैया हाई रिस्क एरिया में सीनियर स्टाफ रखना पड़ेगा और रूटीन काम, वाउचिंग, फिजिकल वेरिफिकेशन, रूटीन काम ये जूनियर से कराओ। रिसोर्स एलोकेशन, और अगर आपके पास एक्सपर्ट ना हो तो मैंने आपसे पहले भी कहा एक्सपर्ट को भी हायर करो। यस ब्रो, आगे बढ़ते हैं, चले आगे। रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। अगला बढ़िए, स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी सर। बिल्कुल बनाएंगे सर। स्ट्रेटजी के अंदर मैंने आपसे पहले भी बोला, एक टाइमलाइन बनाओ। टाइमलाइन कैसी है भैया? टाइमलाइन कब तक ऑडिट कंप्लीट कर लोगे, स्ट्रेटजी का पार्ट है, बिल्कुल ठीक बात है। कौन कौन से एरिया में क्या क्या चीजें चेक करोगे, रिस्क के हिसाब से अपने प्रोसीजर डिजाइन करना, अपने टाइमलाइन फिक्स करना, टीम को बिल्ड करना। अगर आप स्ट्रेटजी बनाते हैं तो आपकी ऑडिट ढंग से होगी, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, बिल्कुल ठीक बात है। रिस्क को एड्रेस कर पाएंगे, बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि रिस्क अपन ने आइडेंटिफाई किया था। रिस्क को देखते हुए अकॉर्डिंगली प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, बिल्कुल ठीक बात है। और प्रोसीजर जैसे होंगे रिस्क को अपने को केटर करना है उस केस में, ठीक है ना। तो भैया ये हो गई स्ट्रेटजी। और अल्टीमेटली क्या बनेगा सर? बनेगा प्लान 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 प्लान, ठीक है ना। प्लानिंग मेक परफेक्ट ऑडिट्स। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, कह रहे हैं बढ़िया लग रहा है, मस्त एआई का इस्तेमाल किया आपने भाई। देखो मेहनत तो फिर भी है, वैसा तो नहीं कह सकते कि मेहनत नहीं है, ठीक है। सक्सेसफुल ऑडिट आउटकम्स अचीव थ्रू प्लानिंग, बिल्कुल ठीक बात है। अगर आप प्लानिंग प्रॉपर करते हैं तो हाई रिस्क एरिया को एड्रेस करके चीजें चेक कर पाएंगे, अपने ऑडिट टीम को, अपने स्टाफ को एफिशिएंटली यूज कर पाओगे और डेडलाइन पूरी कर पाओगे, टाइम से, समय से ऑडिट कंप्लीट करोगे तो एफिशिएंटली भी करोगे, अपने रिसोर्सेज का यूज भी करोगे और टाइमली अपने डेडलाइंस वगैरह भी पूरे कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े। तो ये फायदे हैं सर, और ध्यान रखिए जब आप प्लानिंग करें तो 5-6 बातें ध्यान रखिए। अरे ये बहुत जनरल है। केओस रुकेगा, टाइम बचेगा, टीम वर्क इनकरेज होगा, एफर्ट्स फोकस होंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी और क्लैरिटी मिलेगी। ये कहीं ना कहीं फायदे हैं सर। जब आपके पास डायरेक्शन होगी, क्लैरिटी होगी, तो केओटिक सिचुएशन होगी नहीं जो स्टार्टिंग में हो रही थी। समय बचेगा, डेडलाइन पूरी होगी, समय से ऑडिट कंप्लीट करोगे। जब रिसोर्सेज का एलोकेशन करोगे, सबको उसका रोल असाइन करोगे, तो टीम वर्क इनकरेज करोगे आप और एफर्ट्स ऑर्गेनाइज करोगे सर। तो इससे क्या होगा कि आप की एरिया से फोकस करेंगे रादर देन रूटीन काम पे लगे हुए उसी वाउचिंग वेरिफिकेशन में। और जब की एरिया पे फोकस करेंगे, रिस्क के हिसाब से प्रोसीजर डिजाइन करेंगे, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी इंप्रूव होगी और क्लैरिटी तो मिलनी है, ठीक है ना सर। चलिए आगे बढ़े। तो ये हो गया बच्चों एग्जाम्पल। आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल ही कराने वाला हूँ, केस स्टडीज, ठीक है। मजे आ रहे हैं, कुल मिला के आ रहे हैं तो लिखो फिर कमेंट सेक्शन में मजे आ रहे कि नहीं, क्योंकि ये पहला लेक्चर है लेकिन यूट्यूब पे मैंने डाल रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लानिंग डन। अब दूसरे पार्ट पे आते हैं सर। दूसरा पार्ट है प्रोसीजर। ये क्या बोलता है? प्रोसीजर कहता है सर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वैसे। प्रोसीजर में आपको 2 चीजें परफॉर्म करनी है, अगर ध्यान से आप देखिए। एक होता है बेटा, एक को मैं बोलता हूं रैप और दूसरे को अपन बोलते हैं फैप। फैप कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। बात करते हैं आराम से। पहले बात करते हैं रैप की। रैप से आपको बहुत डर लगा होगा इंटरमीडिएट में, अब नहीं लगेगा, मैं आपको बता रहा हूं। आइए रैप की पूंछ पकड़ते हैं और निकल चलते हैं सफर में।
चले फिर। अरे सर बताओ एग्जाम्पल देके बताओ, मज़े आएंगे। उससे भी बढ़िया एग्जाम्पल है अपने पास रैप में, उससे भी बढ़िया। क्या सुंदर सुंदर स्लाइड बनी है। आ जाओ। कह रहे खुद ही तारीफ कर रहे हैं। अरे आप तो कर नहीं रहे तो मैं खुद ही कर रहा हूँ, क्या बोलूँ मैं। सर देखो 2 कैरेक्टर्स हैं। आए है क्या बात, ये स्मार्ट बंदा कौन लग रहा है? अरे भाई ये तो मैं ही हूँ, शर्मा जी लड्डू वाला। क्या बात है, शर्मा जी के लड्डू स्पेशल। लड्डू देख के भूख भी लग गई है। मान लेते हैं एक कंपनी है लड्डू प्राइवेट लिमिटेड, और ये कहती है कि हम 10 लाख लड्डू बेचते हैं हर महीने। पैसे ही पैसे सर। अब ये बिजनेस कर रहे हैं कौन? शर्मा जी लड्डू वाले। मिस्टर ओबरॉय आए ऑडिट करने के लिए, बहुत बढ़िया। ओबरॉय ऑडिटर नहीं है बल्कि शेरलॉक होम्स हैं अकाउंट्स के। ओ माय गॉड, फोटो भी बनी हुई है देखो। ठीक, कहते हैं ही हैज टू परफॉर्म रैप। रैप बोले तो सर ये वाला रैप? नहीं भाई ये वाला रैप नहीं है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। अब ये क्या होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? कहता है सर रैप परफॉर्म होता है 315 के अंदर। तो आइए बात करते हैं इस बढ़िया एग्जाम्पल में, केस स्टडी के अंदर रैप क्या बोलता है, रैप की बात करते हैं। आइए 1 मिनट दे दो बच्चों। चलिए तो अब बात करते हैं रैप की। रैप की बातें क्या बोलते हैं ये देखते हैं। सीन नंबर 1, मिस्टर ओबरॉय ने कहा, अच्छा रैप 4 चीज़ों से परफॉर्म होता है, बात ध्यान रखना। पहला परफॉर्म होता है इंक्वायरी, दूसरा परफॉर्म होता है ARP, इसकी भी बात करेंगे, तीसरा परफॉर्म होता है ऑब्जर्वेशन, ठीक है ना, फोर्थ है इंस्पेक्शन। इसी में लिख देते हैं, कोई बात नहीं, इंस्पेक्शन एंड ऑब्जर्वेशन। ठीक, चलिए आइए बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं इंक्वायरी की। आओ जरा इंक्वायरी करते हैं। भाई शेरलॉक होम्स हूँ मैं, तो इंटरोगेशन करूँगा। आइए इंटरोगेशन करते हैं। मिस्टर ओबरॉय ने मैनेजर को बुलाया। मिस्टर ओबरॉय ने क्या बोला, ये पढ़ते हैं भाई। बोला कि पिछले साल की सेल 5 करोड़ थी। बोले हाँ जी। बोले इस साल की सेल 20 करोड़ है। बोले हाँ जी। क्या लड्डू में प्रोटीन पाउडर डालने लगे हो जो इतनी सेल बढ़ गई है? कह रहा है सर कस्टमर आने लगे, नाम चल गया हमारा, दूर दूर से लोग आ रहे हैं, हमारी शर्मा जी लड्डू लड्डू, लाइन लग रही है यहाँ वहाँ तक। भाई 5 करोड़ से 20 करोड़ की सेल हो गई आपकी। अच्छी बात है, जब वो सेल तो किसी की भी बढ़ सकती है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम कर रहे हैं रैप यानी कि रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। तो सर इसमें रिस्क कैसा है, आओ पूरा देखते हैं, कहानी सुनना। अब जब मैंने पूछा कैशियर से कि भाई 5 करोड़ से सेल कितनी हो गई, 5 करोड़ से सेल हो गई है 20 करोड़ की, क्या कर रहे हो भाई हमें बता दो। मैनेजर कह रहा है सर मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज की है, नया मार्केटिंग मैनेजर लेकर आया, डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम में रीलें बना के डाल रहे हैं, लड्डू 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 लड्डू। ठीक, मेरे को फिर डाउट हुआ। मैंने कहा यार स्टोरी में कुछ ना कुछ ट्विस्ट है। मैंने पूछा भाई इतनी सेल कैसे बढ़ गई यार, मतलब सीधे 400% की ग्रोथ है, आप देखो ना। बिल्कुल है। किसने बोला? मैनेजर ने। क्या बोला? स्ट्रेटजी चेंज की है। जब मैनेजर कह रहा था कि स्ट्रेटजी चेंज की है तो कैशियर वहां फुसफुसा रहा था बैठ के। मार्केटिंग नहीं, अकाउंटिंग स्ट्रेटजी चेंज हुई है। ओहो, विंडो ड्रेसिंग, कोई बात नहीं सर। ये थोड़ी बहुत अपन ने इंक्वायरी कर ली और जब ये फुसफुसा रहे थे आपस में तो मुझे लगा स्टोरी में ट्विस्ट है। मुझे एक बात बताइए, क्या इससे कुछ पुख्ता मिला, कुछ कॉन्क्रीट मिला अपने को? नहीं मिला सर। इंक्वायरी रैप का एकमात्र प्रोसीजर नहीं है, दिस इज वन ऑफ द प्रोसीजर। इसीलिए इंक्वायरी से ना अपने को हमेशा सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं मिलता, इसलिए 4 काम करने पड़ते हैं। अगर इंक्वायरी से मिल जाता तो बात ही क्या आती। तो थोड़ी बहुत पूछताछ की, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सर। दूसरा काम करते हैं, एनालिटिकल प्रोसीजर। अब एनालिटिकल प्रोसीजर है सर सेकंड स्टेप। यहां मैं थोड़ी बहुत मैथ्स लगा रहा हूं, हालांकि मेरी मैथ्स बहुत खराब है, बट जितनी जरूरी उतनी लगा रहा हूं, ठीक है ना। ठीक है सर, मैंने नंबर चेक किए इस बार। नंबर कैसे चेक किया ये बात करते हैं। लास्ट ईयर की सेल कितनी थी? लास्ट ईयर की सेल थी 5 करोड़। बहुत बढ़िया सर। कितने की चीनी खरीदी गई? 1 करोड़ की, क्योंकि भाई मिठाई में चीनी मिलेगी, लड्डू में चीनी है। इस साल सेल कितनी हो गई? 20 करोड़। अगर सेल 20 करोड़ हुई है मतलब 4x सेल बढ़ी है, तो शुगर की भी 4x बढ़नी चाहिए थी परचेस।
शुगर भी 4 करोड़ की खरीदी होनी चाहिए थी आपको। आहा, खेला होवे, खेला होवे, दिख रहा है भाई। जब आपकी लड्डू की सेल 5 करोड़ से 20 करोड़ हो गई लाला, तो आपकी शुगर की परचेज भी 1 करोड़ से 4 करोड़ होनी चाहिए थी, लेकिन वो तो हुई नहीं। 1 करोड़ की सेल कितनी हुई? 1.2 करोड़ ही तो हुई। मतलब अब आपको पता लग गया भाई कि जब चीनी नहीं खरीद रहे हो तो क्या डाल रहे हो भाई लड्डू में। लड्डू जब 4 गुना बढ़े तो परचेज 4 गुना कैसे नहीं बढ़ी आपकी। अब देखो भाई, मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने कहा भाई कुछ तो गड़बड़ है। मैंने कहा लड्डू 4x बिक गए तो शुगर भी 4x होनी चाहिए थी ना भाई। तो मैंने पहले तो बोला प्रोटीन पाउडर मिला रहे, इस बार मैंने कहा बहुत हो गया नाटक। मैंने कहा या तो लड्डू हवा से बन रहे हैं क्योंकि चीनी तो आपने खरीदी नहीं, या सेल्स हवा में बन रही है। वाह क्या लाइन है। मैं तो कह रहा हूं मजे ही आ गए। या तो लड्डू हवा से बन रही हुई, चीनी तो आपने खरीदी नहीं, शुगर तो आपने खरीदी नहीं, या तो सेल्स हवा में बन रही है, यानी कि विंडो ड्रेसिंग। अब मैंने बच्चों आप देखो फिगर्स को रिलेट किया आपस में, शुगर के साथ टैली किया। जब आप फिगर्स को रिलेट करते हैं ना आपस में, ट्रेंड्स वगैरह देखते हैं, तो फिर यहाँ पे जो प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं इसे बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। इसकी आगे भी डिटेल में बात करेंगे, सब्सटेंटिव के अंदर भी ये है एनालिटिकल प्रोसीजर। अभी वैसे भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सुनिए सर। अब 2-3 काम हो चुके हैं, इंक्वायरी हो चुकी है, ARP हो चुकी है, अगला ऑब्जर्वेशन। अब मैंने कहा भाई फैक्ट्री जाना पड़ेगा, इनका हो गया नाटक बहुत, अब तो जाना पड़ेगा फैक्ट्री। चलो भैया फैक्ट्री चलते हैं, क्या दिक्कत है। अब मैंने प्रोडक्शन साइट को विजिट किया, मैंने कहा चलो भाई देख के आता हूँ क्या गड़बड़ चल रहा है वहाँ। मैंने देखा वर्कर लड्डू काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4 5। अब आप बोलोगे फैक्ट्री कब से लड्डू क्यों लग गई होती है सर। अब जो इतनी बड़ी बड़ी स्वीट शॉप होती हैं, क्या वो दुकान में लड्डू बना रही होती हैं? उनकी अपनी एक साइट होती है जहाँ पे लड्डू मिठाइयाँ बन रही होती हैं। फैक्ट्री ही बोलेंगे और क्या बोलेंगे उसे, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 काउंटिंग की, 1 2 3 4 5 और रजिस्टर में लिख दिया 100 लड्डू। वाह बेटा, काउंटिंग कर रहे हो 5 तक और लड्डू लिख रहे हो 100। वाह बेटा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैंने बोला बेटा काउंटिंग में मैथमेटिक वीक है या ऑनेस्टी। तूने 5 लड्डू काउंट किए और सीधे 100 लिख दिया। कह रहा है वो ट्रे में लगे हुए 100 दिख रहे हैं मुझे। कह रहे दिखने से क्या होता है भाई, काउंट कर। काउंट कर नहीं रहे, ये अपन ऑब्जर्वेशन कर। ऑब्जर्वेशन का मतलब पता है क्या होता है? ऑब्जर्वेशन मीन्स जो काम दूसरा करेगा हम उसे विटनेस करेंगे। विटनेसिंग अ प्रोसेस परफॉर्म बाय द अदर पार्टी। विटनेसिंग अ प्रोसेस परफॉर्म बाय द अदर पार्टी, ठीक है ना सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए अगली बात करते हैं। वर्कर ने रिप्लाई किया सर मैनेजर ने बोला है राउंड फिगर लिखो। अरे यार, मैनेजर ने बोला है राउंड फिगर लिखो। शर्मा जी नहीं, शर्मा जी कहाँ से आ गए, ठीक, AOG ओबरॉय। ऑडिटर ने सोचा इंटरनल कंट्रोल भी लड्डू की तरह गोल गोल है। अब आप बताइए, जब हम ऑब्जर्वेशन करने गए तो हमने क्या देखा? लड्डू की काउंटिंग कर रहे हैं 5 तक और लिख रहे हैं 100। तो कहीं ना कहीं भाई गड़बड़ है, यहाँ बिल्कुल गड़बड़ है। ये जो वॉचिंग प्रोसेस है ना, ऑब्जर्वेशन बोलते हैं इसे, कि काम दूसरा कर रहा है अपन सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन। अब आप देखो सर, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि रैप ऐसा भी हो सकता है। रैप ही तो कर रहे हैं अपन, सही में रैप परफॉर्म कर रहे हैं भाई। इंक्वायरी की, ARP परफॉर्म किया, ऑब्जर्वेशन, ये रैप चल रहा है। अब आगे बढ़िए। ऑडिटर ने बोला कंपनी लड्डू कम बना रही है, सेल ज़्यादा दिखा रही है। सही बात है, अगर लड्डू कम बना रही है, सेल ज़्यादा दिखा रही है, इसका मतलब अभी तक कुछ पुख्ता तो मिला नहीं कि मैं स्टेटमेंट बोल दें। रिस्क तो है, रिस्क भाई, क्या पता सही में शुगर कम यूज़ कर रही हूँ। सारे शुगर पेशेंट आते हो डायबिटिक, तो सेल्स तो बढ़ गई लेकिन शुगर नहीं बढ़ाई गई। तो ये अभी नहीं मान लेंगे मिस स्टेटमेंट है, अभी अपन सिर्फ रैप परफॉर्म कर रहे हैं। फैप के अंदर सब्सटेंटिव टीओसी सब करेंगे, तो वहाँ और भी काम करेंगे। लेकिन रिस्क तो मिल गया ना अपने को कि शुगर बढ़ी नहीं और सेल बढ़ गई। 5 तक काउंटिंग कर रहे हैं और 100 लिख रहे हैं, नहीं क्या पता लड्डू 100 ही हो ट्रे में। तो हम ये नहीं बोलेंगे मिस स्टेटमेंट है अभी, हम अभी बोलेंगे रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, मटेरियल मिस स्टेटमेंट। मिल गया सर। सबसे पहला काम क्या किया? इंक्वायरी। इंक्वायरी क्या बोलता है? पूछता है। इंक्वायरी सोचता है, नंबर एनालाइज करता है। ARP ठीक, देखता है, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ठीक,
ठीक है सर। तो कहता है ऑडिटर इज इक्वल टू क्यूरियस नेबर प्लस मैथ्स टीचर। ऑब्जर्वेशन, ARP, अब पूछता तो है ही, क्यूरियस नेबर पूछता भी है, क्यूरियस नेबर ऑब्जर्व भी करता है, और मैथ्स टीचर ARP फिगर एनालाइज करता है, ठीक है ना। और वैसे एक बात है, साथ में CCTV कैमरा भी डाल दिया आपने। CCTV कैमरे को बोला ऑब्जर्वेशन, क्यूरियस नेबर को बोला इंक्वायरी, और इसको बोला ARP। तो ऑडिटर रैप के अंदर पड़ोसी जो बार बार पूछ रहा है, मैथ्स टीचर यानी कि फिगर एनालाइज कर रहा है, CCTV कैमरा यानी कि ऑब्जर्वेशन। तो तीनों चीज़ें हैं सर, बहुत बढ़िया। चलो थोड़ा बहुत रैप भी समझ लिया, आगे बढ़े भाई। कह रहे हाँ कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है, ठीक है। रैप को लेकर एक दो एग्जाम्पल और बनाए थे अपन ने शॉर्ट में, खैर अपन ने बहुत डिटेल में भी रैप देखा है, ठीक। कहता है देखो जी, शादी के अंदर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी पहुंची, इन्वेस्टिगेटर कह रहा है कुछ तो गड़बड़ है, देखो दूल्हे की पहले तो शादी नहीं हो गई, कोई पुरानी सहेली तो नहीं आ गई, दुल्हन की कोई पुराना सहेला तो नहीं आ गया, अभी आप देख रहे हो, रिस्क एनालाइज कर रहे हो। ऐसे ही ऑडिटर भी बिजनेस के अंदर रिस्क देखता है, अकाउंट में गलत कौन है क्या है, ठीक है। शादी में धोखा कहाँ होगा, ठीक है। खैर एनीवेज आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब लड्डू वाली है, समरी भी बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए एनीवेज अब चले आगे, अब चलते हैं सर, रैप हो गया। तो रैप के अंदर अपन करते क्या, रैप के अंदर इंक्वायरी, ARP, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, ठीक है। चलो अब चलते हैं आगे। अब आते हैं सर फैप में। सर फैप क्या बोलता है बताइए फटाफट से। फैप के अंदर दो काम करने हैं, कंप्लायंस और सब्सटेंटिव। आइए बात करते हैं कंप्लायंस सब्सटेंटिव क्या होता है। बेटा कंप्लायंस में चेक करते हैं इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, इसीलिए ना कंप्लायंस को हम दो नाम से जानते हैं, एक तो कंप्लायंस और दूसरा टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, TOC बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं लाला, TOC, टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, TOC टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है ना। इंटरनल कंट्रोल जब आप चेक करते हो तो TOC भी कहते हैं इसे। आइए TOC, सर एक और एग्जांपल दोगे। चलो भाई TOC टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करते हैं। ओह वाओ नाइस, ओहो AOCC बहुत बढ़िया। क्या बोल रहा है भाई AOCC, आइए बात करते हैं। कहता है सर गुप्ता जी आ गए भैया ऑडिट करने के लिए इस बार, शर्मा जी, गुप्ता जी, ओबरा जी सब आ रहे एक एक करके। ऑडिटर आया ऑडिट करने के लिए, कितनी प्यारी बात है सर, एक्साइटिंग ऑडिट करूंगा। ये इसने एंट्री ली AOCC में, एक कोई उड़ा दिया बताओ। कह रहा है मैं देखने वाला हूं ये कोचिंग अपना बिजनेस कैसे कर रही है और इंटरनल कंट्रोल ठीक है या नहीं। ठीक है सर, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉन्फिडेंट डायरेक्टर ने बोला आओ देखते हैं सिस्टम वगैरह चेक करते हैं। ठीक है, गुप्ता जी है ना, हाँ गुप्ता जी गुलाटी जी, दो नाम दिए हुए हैं। ठीक, डायरेक्टर कह रहे हैं मेरा बिजनेस बढ़िया काम करता है, सिस्टम एकदम परफेक्ट है। अब दोनों को एक मान लेना, गुलाटी जी गुप्ता जी एक ही बात है, ठीक है ना। अब गुलाटी जी इसको बोलते हैं जीजे, ऑडिटर को जीजे। अब गुप्ता जी कहीं हो सकता है मिसप्रिंट हो, कहीं जीजे कहीं गुलाटी जी लिखा हुआ ऐसा। जीजे मुस्कुरा रहा है, कह रहा है हाँ हाँ तेरे बोलने से मान लूँ कंट्रोल ठीक है। डायरेक्टर कह रहा है कंट्रोल ठीक है, तेरे बोलने से मान लो। आओ बेटा चलते आगे देखते हैं। रैप तो अपन वैसे भी कर ही चुके थे, बट टीओसी के अंदर क्या करेंगे देखो। टीओसी के अंदर रैप देखना पड़ेगा। अब देखो इंटरकनेक्शन कैसे होगा, डॉट्स कैसे कनेक्ट होंगे टीओसी के अंदर। टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर रहे हैं अपन। तो कहता है जो रैप आपने परफॉर्म किया था ना भाई, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, वो यहां हेल्प करेगा, बिल्कुल हेल्प करेगा। और याद करिए प्लानिंग, अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस, ये सब। अब देखो डॉट्स कैसे कनेक्ट होते हैं, देखते जाना, काफी सारी चीजें आपको रिपीटेड मिलेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले इंस्टीट्यूट को समझोगे, बिजनेस को। अब कोचिंग क्लास की ऑडिट कर रहे हो, सबसे पहली बात कितने बच्चे साल भर में पढ़ाते हैं, फीस कितनी है। इससे आपको देखना है डिस्क्रिपेंसीज क्या है रेवेन्यू कलेक्शन प्रोसेस में। आइए बात करते हैं। अब जैसे आपने क्या देखा, आपने देखा सर जो रैप परफॉर्म किया, रैप अपन ने पहले भी परफॉर्म किया। रैप से आपने क्या देखा, रैप से आपने देखा कि एक्सपेक्टेड रेवेन्यू होना चाहिए था 5 करोड़। कैसे होना चाहिए था, नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई बाय फीस पर स्टूडेंट।
नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई फीस पर स्टूडेंट 5 करोड़ होनी चाहिए, लेकिन कितनी मिली 3.5 करोड़। अपने को लग रहा है कि इनकम कंसील की गई है 1.5 करोड़ की। ये कहाँ पता चला? ये पता चला आपको रैप परफॉर्म करके। जैसे वहाँ पता चला था कि भाई रैप परफॉर्म किया, लड्डू का आपने सेल बढ़ा दी, लेकिन शुगर की सेल बढ़ी नहीं। ठीक, अब आपको लगा 1.5 करोड़ की सेल जो है वो गायब की गई है, तो अपने को लग रहा है भाई कि यहाँ ना अनरिकॉर्डेड फीस होगी, मतलब है लेकिन दिखाई नहीं गई। ठीक है सर, अब क्या करेंगे इस केस में, ये बात करते हैं। हो सकता है सर कि वो सेल हुई तो सही, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया आपने। अब रिकॉर्ड नहीं की तो मिसस्टेटमेंट होगा, लेकिन अभी तो रैप परफॉर्म किया है ना, तो अभी तो रिस्क ही है। नहीं, क्या पता बच्चों को डिस्काउंट बहुत दिया हो इस बार, तो सही में 3.5 करोड़ हो। मैं हमेशा कह रहा हूँ अभी तक हम मिसस्टेटमेंट तक पहुँचे नहीं हैं, अभी सिर्फ रैप परफॉर्म किया। रैप के अंदर मिसस्टेटमेंट नहीं मिलता, रैप के अंदर मिलता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, रिस्क है अभी। ठीक है, अब आगे देखिए, कहता है सर टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक करने पड़ेंगे। क्या क्या चेक करोगे कंट्रोल, बताइए ज़रा। अब देखो थोड़ा सा मैंने रैप से कनेक्ट किया वहाँ से, अब अपन आते हैं किसमें, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में। आप चेक करिए फीस कौन कलेक्ट कर रहा है सर। जैसे हमारी कोचिंग में होता था, कई बार क्या होता था कि क्लासरूम अलग है, ऑफिस अलग है। अब क्लासरूम पूरा हॉल था बड़ा, ऑफिस अलग था। कई बार क्या हुआ, क्लासरूम के बाहर बैठा हुआ एम्प्लॉई वो फीस कलेक्ट कर लेता था। बच्चा सीधे पहुंच गया क्लासरूम में, फ्रेंड ने बोला गया तो सीधे क्लासरूम में पहुंच गया, वो ऑफिस गया ही नहीं। अब जब वो ऑफिस गया ही नहीं, तो बाहर जो बंदा बैठा वही फीस कलेक्ट कर रहा है। क्या पता उसने फीस कलेक्ट की, अपने जेब में रख ली और बुक भी दे दी हाथों हाथ। तो आप ये अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर रहे हैं, आप ये चेक करना सिर्फ अकाउंट डिपार्टमेंट ही फीस कलेक्ट करेगा, बिल्कुल ठीक बात है, पहली बात। दूसरी बात, अगर फीस कलेक्ट की है तो आप एक रिसीट दोगे। भाई ऑटोमेटेड होगा तो रिसीट आपको तो नहीं बनानी पड़ेगी, जैसी एंट्री करोगे तो सिस्टम आपके लिए खुद निकाल देगा रिसीट। और भैया कितने दिन में पैसे आए हैं एक दिन में, और कितने 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 एडमिशन हुए, उसकी एक सेल्स रिपोर्ट बनेगी डेली। अब जब डेली सेल रिपोर्ट बनेगी तो बात समझ रहे हो, मंथ में 30 बार और साल में 365 टाइम्स, तो आपकी सेल कितनी बार रिपोर्ट हो रही है, 365 टाइम्स, तो कहीं ना कहीं रिस्क कम हो जाता है उस केस में। तो ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक कर रहे हैं। मैं फिर बोल रहा हूँ, कुछ याद नहीं रखना आपने, सिर्फ आप समझ रहे हैं चीज़ों को, है ना। हम सिर्फ एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल से हम समझ रहे हैं कि सर क्या क्या हो सकता है, किस किस बिजनेस करना। मैं इसलिए टाइप्स ऑफ बिजनेस लेके चल रहा हूँ, कभी लड्डू, कभी रियल एस्टेट, कभी कोचिंग क्लास। सर अकाउंट डिपार्टमेंट ही कलेक्ट करेगा। दूसरी बात, पेमेंट आएगी तो भैया रिसीट दी जाएगी, ठीक, और डेली फीस की रिपोर्ट बनाई जाएगी, समरी रिपोर्ट, ठीक है ना। ये टेस्ट ऑफ कंट्रोल है, इंटरनल कंट्रोल। साथ में आपने क्या देखा, अब जब आपने कंट्रोल चेक किया तो आपने देखा कि फीस तो ले ली लेकिन रिसीट नहीं दी गई। आपने देखा एडमिशन फॉर्म में 1000 फॉर्म भरवाए हुए हैं, लेकिन रिसीट सिर्फ 870 इशू की है। मतलब 130 रिसीट इशू ही नहीं की। मतलब बच्चा पैसे तो दे रहा है, ठीक है ना, लेकिन आप उसे रिसीट नहीं दे रहे हो सर। मतलब 130 स्टूडेंट के पैसे गायब कर लिए गए। जो हाल फिलहाल में भी रेस्टोरेंट में शायद आपने सुना हो, पेट पूजा, चलो अभी टाइम नहीं है इसका बताने का, टाइम होगा तो लास्ट में बताऊंगा पेट पूजा का। रेस्टोरेंट में क्या हुआ, वो कैश सेल को 90% रेस्टोरेंट पेट पूजा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं। तो कभी भी आप देखना, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ, ये 5-7 मिनट की कहानी 1 मिनट के अंदर बता रहा हूँ। रेस्टोरेंट वाला आपसे आके पूछता है कि सर पेमेंट कैसे करेंगे। तो क्या होता है, वो केओटी बनाते हैं। जैसे शेफ़ के पास जाते हैं, आपसे ऑर्डर लिया, शेफ़ के पास गए कि भाई ये बनाना है, तो शेफ़ को ना केओटी देते हैं। केओटी एक स्लिप निकलती है प्रिंटर से, कभी आप देखना, निकाल के शेफ़ को देते हैं। केओटी होता है कि आपने ऑर्डर किया, वेटर ऑर्डर लेकर गया, आप देखना कंप्यूटर या कुछ ऐसा बना होगा हर रेस्टोरेंट में, प्रिंटर टाइप का, पर सबसे पहले वहाँ आता है, शेफ़ के पास नहीं आता, वहाँ से केओटी निकलती है और शेफ़ को देता है। शेफ़ केओटी देखता है, खाना बनाना शुरू करता है। मान लो आप पेमेंट, आपके पास आया, आपने खाना वाना खा लिया, आपसे पूछा कि वेटर ने, हाँ भैया पेमेंट कैसे करोगे, उसने कहा पेमेंट करेंगे जी कैश में। अब वो जाता है वापस, जितनी केओटी बनी होती है सारी कैंसिल कर देता है। ये बहुत चल रहा है, आपने शायद सुना हो, नहीं सुना तो पढ़ना, बहुत ही क्लासिक केस है ये। अब केओटी कैंसिल हो गई और कैश का जो पैसा रेस्टोरेंट ने आपसे लिया वो अकाउंट्स में दिखाया ही नहीं, अनडिस्क्लोज्ड इनकम। इनकम टैक्स वालों ने पेट पूजा सॉफ्टवेयर क्या रेड मारी जब उनके हेडक्वार्टर में, उनके ऑफिस में,
तो पता चला कि मैक्सिमम रेस्टोरेंट ये कर रहे हैं। अब सबको नोटिस दे चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कि कैश सेल को दिखाया ही नहीं। ये भी यही कर रहे हैं, कैश सेल को दिखाया ही नहीं। ये कैसे पता चला ऑडिटर को? क्योंकि ऑडिटर ने टेस्ट ऑफ कंट्रोल चेक किया, टीओसी परफॉर्म किया। बिल्कुल ठीक बात है। तो कहता है सर यहां पे आपने देखा मिसिंग रिसीट्स हैं, रेवेन्यू मिस किया आपने, फाइनेंशियल लीकेज हो सकती है कि पैसा क्या पता एम्प्लॉय ने लिया अपनी जेब में रखा और बताया ही नहीं। अगर एम्प्लॉय फीस लेकर रिपोर्ट ही नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आपके कलेक्शन सिस्टम के इंटीग्रिटी पे डाउट है सर। आपका कलेक्शन सिस्टम ही पूरा बेकार है। और क्या पता आपने पैसे लिए लेकिन अकाउंटिंग नहीं की, तो कहीं ना कहीं कंट्रोल काम नहीं कर रहे हैं ना सर। अगर इंटरनल कंट्रोल काम कर रहे होते तो प्रॉपर सिस्टम आप बनाते कि फीस अकाउंट डिपार्टमेंट ही कलेक्ट करेगा, प्रॉपर रिसीट्स हाथ के हाथ इशू करेंगे, प्रॉपर डेली सेल्स रिपोर्ट बनेगी। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तो यहां अपन क्या चेक कर रहे हैं? यहां चेक कर रहे हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, ठीक है ना। अब एक बात और, आपने कहा भाई और चीजें देखनी पड़ेंगी। तो अब आपने देखा कि भैया पैसे तो आए लेकिन रिसीट नहीं हुई। एडमिशन फॉर्म तो 1000 है लेकिन रिसीट सिर्फ 870 इशू की है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे पैसे हैं जो आपने कलेक्ट किए कैश में, वही रेस्टोरेंट वाली बात, लेकिन डिपॉजिट नहीं किए। अब डिपॉजिट नहीं किए तो सर उस केस में वो पैसा 130 बच्चों का पैसा आप कैश में लेकर सप्रेस कर गए और आपने रेवेन्यू दिखाया ही नहीं, अपनी इनकम दिखाई ही नहीं, फाइनेंशियल्स को आपने मिसस्टेट किया और टैक्स भी आपने अल्टीमेटली बचा ही लिया। इसलिए किया आपने, और क्या किया है। ठीक, फाइनल वर्डिक्ट क्या है सर? इसने देखा कंट्रोल के अंदर कमियां हैं। बिल्कुल है सर, बिल्कुल कमियां हैं सर। क्योंकि आप अल्टीमेटली कर क्या रहे हो? आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो सर? आपने तो देखा कि फीस ही रिसीट ही नहीं इशू की गई, तो कहता है मिसमैच हुआ जितना पैसा कलेक्ट किया और जो बुक्स में दिखाया गया। तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल एक्यूरेसी पे डाउट है। अब सर फाइनेंशियल एक्यूरेसी पे डाउट है, अपन इतना तो समझ गए ना, इंटरनल कंट्रोल वीक है, बिल्कुल वीक है सर। एओसीसी के अंदर वीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब अपने को सब्सटेंटिव परफॉर्म करना पड़ेगा, उसकी बात भी करेंगे। ऑडिटर सोच रहा है यहां स्टूडेंट सीए बनने आए हैं, पर अकाउंटिंग यहां भी थोड़ी क्रिएटिव ही है। सही बात है सर, ठीक। तो भैया सबसे पहली बात अपन ने क्या देखा? ऑडिटर पहले डाउट करता है, फिर सिस्टम चेक करता है, फिर पैसा चेक करता है। सबसे पहले डाउट किया कहां पे? डाउट किया भैया रिस्क असेसमेंट के अंदर। प्रॉब्लम कहां हो सकती है? लड्डू वाला एग्जाम्पल, टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सिस्टम काम कर रहा है या नहीं, कोचिंग वाला एग्जाम्पल, और तीसरा है सब्सटेंटिव, एक्चुअल नंबर चेक करो। तो आइए आगे बढ़ते हैं। चलो भाई चलें आगे, हो गया ना। अब देखो रैप परफॉर्म कर लिया, फैप में आपने कंप्लायंस परफॉर्म कर लिया। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं कोई आपको समझा नहीं रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल की थोड़ी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। जो कई बार क्या होता है रटने पे लगे रहते हैं लेकिन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती ही नहीं है, रैप क्या है क्या नहीं है, इस कारण से थोड़ा सा इंटर रिलेट कर पाए चीज़ों के साथ। सब्सटेंटिव प्रोसीजर, आइए सब्सटेंटिव की बात करते हैं। थोड़ा सब्सटेंटिव प्रोसीजर भी समझते हैं कैसे होते हैं। द 100 करोड़ सेल्स मिस्ट्री। बोलोगे सर कहानियां ही कहानियां आज आपके पास, तो क्या कर सकते हैं सर, बहुत सारी कहानियां हैं। आइए शुरू करते हैं। सब्सटेंटिव में सर एक कंपनी की ऑडिट है भैया। कंपनी का नाम क्या, जल्दी से बता दो। कंपनी का नाम है गैलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसका सीएफओ कह रहा है हमारी रिकॉर्ड सेल्स हुई है 1000 करोड़ की और प्रॉफिट हुआ है 150 सीआर का। क्या बात है? ऑडिटर अभी भी डाउटफुल है, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। ऑडिटर इतनी जल्दी इंप्रेस नहीं हो, बल्कि ऑडिटर सस्पिशियस हो गया सर कुछ तो गड़बड़ है। रिकॉर्ड सेल कर लिया आपने 1000 करोड़ की। चलो देखते हैं आगे कहानी क्या बोलती है। कहता है सर सबसे पहले रैप परफॉर्म करेंगे। अब डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं। पहला स्टेज रैप परफॉर्म किया आपने। रैप परफॉर्म किया तो आपने क्या देखा? रेवेन्यू रिकॉग्निशन हाई रिस्क के लिए, याद करिए मैंने आपको बताया था रेवेन्यू रिकॉग्निशन। अब सर रीजन क्या है कि जो 1000 करोड़ आपकी सेल हुई है उसमें ज्यादातर सेल्स मार्च के महीने में हुई है, मतलब ईयर एंड में सेल्स में स्पाइक आया है और हाई इंसेंटिव फॉर मैनेजमेंट। तो डाउट हो रहा है सर कि सेल्स ज्यादा हुई है, तो क्या पता सेल्स को इन्फ्लेट किया गया हो ताकि मैनेजमेंट अपने आप को इंसेंटिव्स या प्रॉफिट या कमीशन दे सके सेल्स में, ठीक है ना। सेल्स से आपने कंपैरेटिवली वेरिएबल कंपोनेंट होता है ना, वेरिएबल बोनस, तो वेरिएबल बोनस ज्यादा दिया गया है। तो डाउट तो हो रहा है आपको। डाउट इन द सेंस कि मिसस्टेटमेंट नहीं, बट रिस्क तो हाई है। रीजन बीइंग ईयर एंड में सेल्स बढ़ी है और इंसेंटिव का जो पार्ट है वो हाई है, ठीक है ना। तो मैनेजर जो है, ऑडिट मैनेजर कह रहा है सर कंट्रोल तो देख लिए, रिस्क भी देख लिया है, आओ अब नंबर वेरीफाई करते हैं। तो नंबर वेरीफाई करना है सब्सटेंटिव। आइए जी,
अब सब्सटेंटिव में क्या कुछ करते हैं, देखो मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मेरा ये मोटिव ये नहीं है इस सेशन के अंदर कि मैं आपको पॉइंट बाय टॉपिक बताऊं। मेरा इंटेंट ये कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि सब्सटेंटिव होता क्या है, कि टीओसी होता क्या है, कि रैप होता क्या है। तो पहला सब्सटेंटिव प्रोसीजर आपने क्या परफॉर्म किया, आपने सेल्स वेरिफिकेशन चेक किया। क्या बात है, आपके सामने बहुत सारे इनवॉइसेस थे सर, सारे तो आप चेक करोगे नहीं, आप क्या करोगे सर, सैंपल सेलेक्ट करोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक इनवॉइस था 30 मार्च का, अमाउंट था 20 CR। अब एक सेल हुई है 30 मार्च की, एक पर्टिकुलर सेल है, इसमें क्या क्या चेक करोगे आप, तो कहता है इसमें हमने सेल्स इनवॉइस चेक किए कि भाई आपने गुड्स बेचे तो सेल्स इनवॉइस होगा। अब आपने गुड्स बेचे हैं तो गुड्स शिप भी किए होंगे, शिप समझते हैं ना, भेजा होगा बाय कुरियर, बाय पोस्ट, बाय ट्रांसपोर्ट, तो शिपिंग डॉक्यूमेंट ले आओ। पता चला शिपिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग है। अच्छा आपने भेजे तो सामने वाले के पास डिलीवरी हुई होगी और डिलीवरी का प्रूफ एक्नॉलेजमेंट देगा वो। अब एक बात बताइए, सेल्स इनवॉइस तो मिल गया लेकिन आपने गुड्स भेजे हैं, इसका डॉक्यूमेंट मिसिंग है सर। इनवॉइस तो कंफर्म है लेकिन भैया आपका डिलीवरी डिस्पैच डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट मिसिंग है। तो ऑडिटर कह रहा है इनवॉइस तो जनरेट हो गया है पर माल अभी तक निकला ही नहीं है। बात तो सही है, माल तो निकला नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या चेक किया, आपने सबसे पहले चेक किया सेल्स इनवॉइस और डॉक्यूमेंट, शिपिंग डॉक्यूमेंट, वो अपने को मिला नहीं, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़े, अपने कहा यार डॉक्यूमेंट चेक कर लिए, डॉक्यूमेंट में अपन ने सेल्स चेक कर लिया, डॉक्यूमेंट में अपन ने इनवॉइस चेक कर लिया, इनवॉइस के साथ क्या चेक कर लिया, शिपिंग डॉक्यूमेंट चेक कर लिया, ठीक है। ये पहली बात डॉक्यूमेंट चेक कर लिए। अब दूसरी बात, जिसको बेचा उससे भी बात कर लेते हैं, जिसको गुड्स बेचे हैं उससे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि सब्सटेंटिव में पहला काम आपने डॉक्यूमेंट चेक किया। डॉक्यूमेंट चेक करना मतलब दिस इज इंस्पेक्शन। दूसरा काम, आओ जरा बाहर वाले से बात कर लेते हैं, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। एक्सटर्नल कंफर्मेशन में आपने बाहर वाले से बात की तो क्या पता लगा आपको, जब आपने कस्टमर को कंफर्मेशन रिक्वेस्ट दी तो कंफर्मेशन, कस्टमर ने बोला मुझे 31 मार्च तक तो गुड्स आए ही नहीं है। अगर 31 मार्च तक गुड्स भेजे ही नहीं, या क्या पता सेल एक्रू ही नहीं हुई, तो भैया रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करना नहीं चाहिए था 31 मार्च तक इस फाइनेंशियल ईयर में। तो कई बार क्या होता है, चलो मान लो 25-27 मार्च को भेज दिए, वो 2-4 अप्रैल को मिल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट कह रहा है सर मुझे गुड्स नहीं मिले, तो अपने को डाउट हो रहा है कि भाई रेवेन्यू रिकॉग्निशन गलत हो सकता है, क्योंकि इस साल की सेल क्या पता अगले साल दिखाई जानी, आपने इस साल जो सेल दिखाई है क्या पता अगले साल दिखाई जानी चाहिए थी। अब अगले साल दिखानी चाहिए, दिखा दिया आपने इस साल, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन गलत है। फिर एक और पॉइंट आता है यहाँ से कट ऑफ का। अब कट ऑफ टेस्टिंग में क्या चेक करते हैं, कट ऑफ टेस्टिंग में चेक करते हैं क्या सेल प्रॉपर ईयर में दिखाई गई कि नहीं। अब कट ऑफ में आप क्या चेक करोगे, तो कट ऑफ में एक तो सेल्स इनवॉइस और दूसरा डिस्पैच कब हुआ है। अब आपने देखा सर गुड्स डिस्पैच हुए हैं मान लो ईयर एंड से पहले 28 मार्च को, इस साल की सेल है, इस साल रिकॉर्ड करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब पता चला बहुत सारी सेल रिकॉर्ड हुई है मार्च में लेकिन डिस्पैच हुआ है अप्रैल में। अब अगर डिस्पैच अप्रैल में हो रहा है तो डिस्पैच करोगे, फिर डिलीवरी होगी, ओनरशिप भी अप्रैल में ट्रांसफर हो रही है। तो सर आपने जो गुड्स डिस्पैच किए अप्रैल में उसको सेल बुक कर लिया आपने मार्च में, तो कहीं ना कहीं इनकरेक्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड कर लिया आपने। और इनकरेक्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड किया या नहीं किया, उसके लिए टेस्टिंग अपन करते हैं, कट ऑफ टेस्टिंग है। कट ऑफ का मतलब सिंपल होता है सर कि क्या अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करेक्ट अकाउंटिंग ईयर में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं। आपको तो लग नहीं रहा करेक्ट अकाउंटिंग ईयर में हुआ है, तो अपने कट ऑफ टेस्टिंग भी की, कस्टमर से बात भी की, डॉक्यूमेंट भी चेक किए, सेल्स इनवॉइस और शिपिंग डॉक्यूमेंट और ये सब कुछ, ठीक है। और क्या करेंगे सब्सटेंटिव के अंदर ये बताइए। सब्सटेंटिव के अंदर आपने बोला थोड़ा सा एनालिटिकल भी कर लेते हैं। एनालिटिकल की मैं एक बार और बात करूंगा डिटेल में, पहले आखिरी, पहले सब्सटेंटिव पूरा पढ़ते हैं एक बार, ठीक है ना। एनालिटिकल में आपने देखा कि जनवरी की सेल इतनी है, फेब की सेल इतनी है और मार्च की सेल कितनी होगी। भाई मार्च की सेल हो गई आपकी सीधे 250 CR। तो मार्च की सेल आपकी कहीं बहुत ज़्यादा जंप नहीं हो गई, अनइवन मार्च की सेल है, मतलब मार्च की सेल 3 गुना हो गई सर फेब के मुकाबले। तो ऑडिटर कह रहा है ये बिजनेस ग्रोथ है, अकाउंटिंग ग्रोथ है। तो आपने एआरपी परफॉर्म कर लिया, एआरपी अपन ने पहले भी देखा, लेकिन एआरपी मैं आपको एक एग्जांपल और दूंगा बढ़िया वाला भी, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अगला। अब सर अपने को एक बात समझ में आई, अपन ने चेक किया इनवॉइस, अपन ने चेक किया शिपिंग डॉक्यूमेंट, अपन ने चेक किया कट ऑफ टेस्टिंग करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड में है या नहीं, फिर अपन ने एआरपी परफॉर्म किया, सब कुछ किया। अपने को लगा कि भाई ओवर स्टेटमेंट कितने का, 100 CR का रेवेन्यू है, 900 CR। आप अगले साल का रेवेन्यू इस साल दिखा रहे हो 1000 CR, तो 100 करोड़ का क्या हो गया ओवर स्टेटमेंट। अब सर ओवर स्टेटमेंट हुआ है
तो आप मैनेजमेंट से बात करोगे, आपने मैनेजमेंट से बोला सर आपने रेवेन्यू रिकॉग्नाइज सही तरीके से नहीं किया, जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, ठीक। मैनेजमेंट को आपने बोला, मैनेजमेंट देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट कर रहे हैं, अगर फाइनेंशियल ढंग से नहीं बनाए गए, मिस स्टेटमेंट है, हम मैनेजमेंट से बोलेंगे। अगर मैनेजमेंट ठीक करने को तैयार है, हमें क्या दिक्कत है सर? हमने मैनेजमेंट से बोला सर आपने गलत तरीके से रेवेन्यू रिकॉग्नाइज किया, ये चीज़ ठीक नहीं है, आपको अगर आप मेरी बात इग्नोर करोगे मैं रिपोर्ट मॉडिफाई कर दूंगा। तो मैनेजमेंट के पास दो ऑप्शन है, या तो मैनेजमेंट मानेगा या तो नहीं मानेगा। अगर मैनेजमेंट मान जाता है, रिजॉल्व कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हमें क्या दिक्कत है? अगर मैनेजमेंट मान गया पहला ऑप्शन, तो भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू सेल करेक्ट प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैनेजमेंट नहीं मानता, हेजिटेट करता है, तो फिर हम मॉडिफाइड ओपिनियन देंगे। अल्टीमेटली हमारा इंटेंशन क्या है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो मिसस्टेटमेंट अपने को मिला सब्सटेंटिव के अंदर, अपन ने बोला भाई ठीक कर लो, ठीक करोगे तो ठीक है, नहीं करोगे तो मैं मॉडिफाई कर दूंगा। मैनेजमेंट ठीक कर रहा है, बल्ले बल्ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक नहीं करे तो मॉडिफाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक। अच्छा, सब्सटेंटिव में क्या क्या चेक किया, अब देखो ध्यान से समेटते हैं जरा। टीओडी आपका एक्सटर्नल कट ऑफ एनालिटिकल प्रोसीजर। टीओडी में आपने क्या देखा? टीओडी में आपने इनवॉइस देखे, शिपिंग डॉक्यूमेंट्स देखिए, इंस्पेक्शन जो आपने किया, एक्सटर्नल कंफर्मेशन किया, रिप्लाईज लिया कस्टमर से। कट ऑफ टेस्टिंग के अंदर क्या किया भाई? कट ऑफ टेस्टिंग के अंदर आपने देखा कि क्या ईयर एंड के ट्रांजैक्शन इस साल का अगले साल तो नहीं दिखा दिया, और अगले साल का इस साल तो नहीं दिखा दिया। एनालिटिकल में आपने सेल्स ट्रेंड देखा। तो कहता है सर कंट्रोल और सब्सटेंटिव दो अलग अलग चीजें हैं। कंट्रोल के अंदर अपन क्या देखते हैं पता है? कंट्रोल के अंदर हम देखते हैं सर व्हाट शुड हैपन, मतलब कैसे होना चाहिए, ये अपन चेक करते हैं टेस्टिंग ऑफ कंट्रोल में, टीओसी में, कंप्लायंस प्रोसीजर के अंदर, कि चीजें कैसी होनी चाहिए बढ़िया तरीके से। और सब्सटेंटिव में होती हैं व्हाट एक्चुअली हैपेंड। तो सब्सटेंटिव में आप चेक करते हो सर एक्चुअल आउटकम्स, वहां आप देखते हैं मिसस्टेटमेंट है क्या, फाइनेंशियल सही तरीके से बनाए गए हैं क्या। और कंट्रोल में क्या चेक करते हो? कंट्रोल में आप चेक करते हो सर इंटरनल कंट्रोल सही है या नहीं। और इंटरनल कंट्रोल जितना सही होगा रिस्क उतना ही कम होगा, फाइनेंशियल उतने ही सही बनेंगे। तो कंट्रोल अपन ये चेक करते हैं कैसा होना चाहिए, और सब्सटेंटिव में चेक करते हैं कैसा हुआ है, व्हाट इज एक्चुअली हैपेंड। बिल्कुल ठीक बात है। तो सर कहता है अब इतनी सारी सेल्स है, ऑडिटर सिंपल बोलेगा प्रूफ चाहिए। सर प्रूफ कहां से चाहिए? ऊपर आपने देखा अपन टीओडी भी करेंगे, एआरपी भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। सब्सटेंटिव में मल्टीपल पार्ट्स हैं, बात आ रही समझ? तो सर ये है सब्सटेंटिव। अब देखो सब्सटेंटिव की बात मैंने आपको बता दी है। अब सब्सटेंटिव के साथ एक एआरपी का पॉइंट जरूर बनता है सर, एआरपी समझना बनता है, बिल्कुल बनता है। तो एआरपी में मैं आपको दो एग्जाम्पल देता हूँ। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। पहला एग्जाम्पल एआरपी का मैं आपको देता हूँ, यहाँ पे आ जाओ। अब देखिए जो मैंने आपसे कहा था कि भाई मैं एआरपी का आपको प्रॉपर एग्जाम्पल देता हूँ, तो एक प्रॉपर एग्जाम्पल देखिए एआरपी का। ये देखिए एआरपी का अपन ने एक एग्जाम्पल लड्डू वाला डिस्कस किया था रैप के अंदर, याद करो। तो एआरपी जो अपन परफॉर्म करते हैं, एआरपी का फुल फॉर्म होता है एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर बोलते हैं, एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर बोलते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जो रैप आप परफॉर्म कर रहे थे वहां भी एआरपी परफॉर्म किया था अपन ने, तो आज सब्सटेंटिव परफॉर्म कर रहे हैं, यहाँ भी एआरपी परफॉर्म करेंगे। बस फर्क क्या है, यहाँ परफॉर्म किया था रिस्क के लिए, शुगर उतनी नहीं बढ़ी, इतना सेल बढ़ गया। यहाँ मिसस्टेटमेंट के लिए। तो आइए ज़रा देखते हैं इसका एआरपी कैसे होता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखते हैं। आइए, आपने देखा सर कि XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है। 23 का रेवेन्यू है 500 CR, 24 का रेवेन्यू है 520 CR, ठीक है सर। यहाँ देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वही बात लिखिए, रेवेन्यू इतना, ठीक है सर। अगली बात देखिए ज़रा, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं सर 2023 में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 1000। और 2024 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने? 1020। मतलब कितने एम्प्लॉय बढ़े सिर्फ 20। अगर परसेंटेज वाइज निकालिए तो कितने एम्प्लॉय बढ़ गए आपके? परसेंटेज वाइज निकालिए तो सर आपके एम्प्लॉय बढ़े 2%, 2%। लेकिन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना बढ़ गया? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे तो वो करीब सर आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 50% के आसपास बढ़ गया। ये कितना था? ये था 60, अब कितना हो गया? 90, तो 50%। मतलब आपके एम्प्लॉय ज्यादा नहीं बढ़े, लेकिन आपका एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस जरूर बढ़ गया सर। तो एक्सपेंस बढ़ा 50%, जबकि एम्प्लॉय बढ़े 2%। अब देखो रिस्क तो है, लेकिन अब रिस्क कंफर्म करना पड़ेगा। यहाँ पे सिर्फ अपन रैप नहीं कर रहे ना, रैप होता तो बात अलग होती। अब आप देखिए 23 में क्या था? रेवेन्यू, ठीक है, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, एम्प्लॉय बेनिफिट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए
ये एम्प्लॉय बेनिफिट कितना बढ़ गया, मैंने आपसे कहा 50%, और एम्प्लॉय कितने बढ़े भैया 2%। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं, सेम पॉइंट है ये। ऑडिटर को सबसे पहले शक हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है भैया, अनयूजुअल एक्सपेंस बढ़ा है। अब एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बढ़ा 50% से, जबकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय बढ़े 2% से, बिल्कुल ठीक बात है। अगली बात सुनिए, अब आप क्या करोगे, बात यहाँ खत्म नहीं होगी। आप देखोगे सैलरी ट्रेंड क्या है सर। आपने देखा, अब अगर सैलरी ट्रेंड निकाले, ज़रा सैलरी ट्रेंड निकालें, तो एक बात बताना, कितने कितने खर्चे किए थे आपने? खर्चे किए थे एम्प्लॉय बेनिफिट 60 CR और ये किया था 90 CR। तो निकाल लें 60 और 90, आओ निकालते हैं ज़रा। 60 CR डिवाइड बाय 1000 एम्प्लॉयज़, और अब हो गया 90 CR डिवाइड बाय 1020 एम्प्लॉय, है ना। आ जाएगा पर एम्प्लॉय सैलरी कितनी है, ये 23, 24 में, 24, 25 में पर एम्प्लॉय सैलरी जाएगी। तो पर एम्प्लॉय सैलरी आई 23 की एवरेज सैलरी कितनी आई, 6 लाख पर एम्प्लॉय। बिल्कुल ठीक बात है, 6 लाख पर एम्प्लॉय। और 24 की एवरेज सैलरी कितनी आई, 8.8 लाख पर एम्प्लॉय। आपने कहा यार तो बहुत सैलरी बढ़ नहीं गई है, तो क्या पता मैनेजमेंट ने प्रमोशन दे दिया हो, इंक्रीमेंट दिया हो, तो हो सकता है मैनेजमेंट ने प्रमोशन दे दिया हो पिछले साल के मुकाबले। तो आपने बोला कि करीब करीब 47% सैलरी बढ़ी है सर। कहता है जब आपने डिवाइड किया तो पता चला 47% का इंक्रीज है, और जो नॉर्मल पेरोल ग्रोथ होती है उससे कहीं ज़्यादा है। या नॉर्मली भी देखो तो 5-10% ग्रोथ होती है हर साल हर कंपनी में, फिर भी यहाँ 47% की ग्रोथ है। एक बात और भी है ना सर, अब तो वैसे भी 12 लाख तक टैक्स फ्री है। क्या पता एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हो ज़्यादा, एम्प्लॉय की सैलरी 6 लाख ही हो, 8.8 लाख या 9 लाख रुपये सैलरी दे रहे हो आप, तो 6 लाख तो अकाउंट में गई, बाकी 3 लाख आपने वापस कैश ले लिया। आपके लिए तो खर्चा हो गया ना 9 लाख, एम्प्लॉय आपको 3 लाख वापस दे रहा है। एम्प्लॉय के भी मज़े हैं, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी ज़्यादा क्रेडिट हो रही है। एम्प्लॉय को कल लोन वोन लेना होगा तो एम्प्लॉय की और मज़े है उसमें, तो दोनों खुश है, एम्प्लॉय भी खुश है, एम्प्लॉयर भी खुश है। लेकिन ऑडिटर तो यहाँ परेशान है कि यार 47% सैलरी बढ़ गई। खैर कोई बात नहीं। अब ऑडिटर ने एनालाइज किया कि कंपनी की इंक्रीमेंट पॉलिसी कितनी है, 8%। अगर 8% की इंक्रीज देते तो पिछले साल का फिगर कितना, 60 करोड़। अगर 1.08 करते तो कितना आता, 65 CR आता सर इस साल की एक्सपेक्टेड सेल आपकी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एक्सपेक्टेशन। लेकिन एक्चुअल कितना, एक्चुअल 90 करोड़। सर 90 करोड़ छोटा मोटा डिफरेंस नहीं है सर, 25 करोड़ का डिफरेंस है सर, मतलब मटेरियल डिफरेंस है। एक तरफ आपकी एवरेज इंक्रीमेंट पॉलिसी है कंपनी की 8% और एक तरफ इंक्रीमेंट कर रहे हो 47%। ये क्या मतलब नॉर्मल डिफरेंस है? नहीं। तो कहता है सर ये सब्सटेंशियल डिफरेंस जो है ना, ये रेड फ्लैग क्रिएट कर रहा है कि भाई कंपनी की जो इंक्रीमेंट पॉलिसी है उसके हिसाब से सैलरी बढ़ी नहीं है। आप देखो अलाइनमेंट बिल्कुल नहीं है। इंक्रीमेंट पॉलिसी कहती है 8%, आप सैलरी बढ़ा 47%। ऑडिटर एक बात तो समझ गया, फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और एम्प्लॉय से बात करते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी अकाउंट मांगते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर लेते हैं, सब कुछ करना पड़ेगा क्योंकि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, इश्यूज तो हैं सर। इसलिए ऑडिटर को फर्दर इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अभी सबूत नहीं मिला, डाउट ही है अपने को, ठीक। तो कहता है सर आपको ना HR से भी बात करनी पड़ेगी, HR रिकॉर्ड्स निकलवाइए, जैसे कि अपॉइंटमेंट लेटर एम्प्लॉय का, अगर सैलरी बढ़ाई गई तो इंक्रीमेंट लेटर होगा, और पेरोल रिकॉर्ड चेक करिए पेरोल में किस एम्प्लॉय कितनी सैलरी दी और अपॉइंटमेंट लेटर के हिसाब से कितनी सैलरी होनी चाहिए, तो मैच तो करना पड़ेगा। तो कहता है सर आप एक काम करिए, पेरोल को कंपेयर करिए विद द HR मास्टर लिस्ट। मास्टर लिस्ट मतलब जो एम्प्लॉय की मास्टर लिस्ट बनती है कि एम्प्लॉय कितने साल से काम कर रहा है, क्या सैलरी है, सब कितने आवर्स हैं उसके, ये सब कुछ। हर एम्प्लॉय का ID नंबर चेक करिए, कहीं ऐसा तो नहीं फिक्टिटियस एम्प्लॉय हो कहीं। साथ में अगर पैसा ट्रांसफ़र किया तो बैंक डिटेल देखिए, और एम्प्लॉय सही में काम करने आ रहा है यानी अटेंडेंस रिकॉर्ड चेक करिए। ये सब कुछ कर रहे हैं सर अपन, क्योंकि सिर्फ ये देख लेने से कि यार 47% ग्रोथ है, सर मिसस्टेटमेंट थोड़ी पकड़ में आएगा। मिसस्टेटमेंट में तो एविडेंस चाहिए ना अपने को, एविडेंस कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। तो कहता है सर ARP में सिर्फ आपको ये नहीं देगा ना कि बढ़ गया, तो भाई कंफर्म तो करना पड़ेगा ना। अल्टीमेटली ARP किसका पार्ट है, सब्सटेंटिव का पार्ट है। आपको बता दूं सब्सटेंटिव में 2 काम करते हैं अपन, एक करते हैं TOD इंस्पेक्शन, ये सब अपन ने जो अभी किया शिपिंग डॉक्यूमेंट और सेल्स वाले में, और दूसरा करते हैं ARP। तो ARP मतलब एनालिटिकल रिव्यू प्रोसीजर। जब इसे आप सब्सटेंटिव के तौर पर परफॉर्म करते हैं ना, तो इसे बोलते हैं यू हैव परफॉर्म्ड SAP, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। तो जब ARP को सब्सटेंटिव के तौर पर परफॉर्म करेंगे तो इसे बोलेंगे SAP, ठीक। मैं एक बार आखिरी में समेटूंगा अभी सबका सब सारी चीज़ें, ठीक है ना।
अब आपको हो सकता है सर हिडन एम्प्लॉयज हो, क्या पता डमी वर्कर सामने आ रहे हैं जिन्हें 22 करोड़ सैलरी दी जा रही है, एक्चुअल में एम्प्लॉय ही नहीं है, सिर्फ सैलरी लेके जा रहे हैं भाई साहब और कैश निकाल के दे रहे हैं आपको। सत्यम में जो हुआ था, सत्यम में 2200 डमी वर्कर थे, पता आपको? सत्यम केस पता ना, सत्यम का फ्रॉड। तो सत्यम में 2200 डमी वर्कर थे सर, जिनको सिर्फ सैलरियाँ जा रही थी। तो कहता है सर आपने एआरपी में करना क्या है, आपने सबसे पहले देखा सर अनयूजुअल इंक्रीज हुआ है, आपको रिस्क मिला, फिर अपन ने ट्रेंड देखा, ट्रेंड जब लगा कि नहीं यार ट्रेंड जो है वो नॉर्मल ट्रेंड के हिसाब से तो नहीं चल रहा है, अनयूजुअल ट्रेंड है, फिर अपन ने इन्वेस्टिगेट किया, फिर एचआर के मास्टर रिकॉर्ड देखे, आईडी देखे, अटेंडेंस रिकॉर्ड देखे, वो सब कुछ। उसके बाद अपन ने कंफर्म किया सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि ये जो अपन ने देखा है ना वो एनोमली समझते हैं आप, मतलब अनयूजुअल फ्लक्चुएशन, अनयूजुअल 8% या 47% एनोमली है। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा, अल्टीमेटली आप एनालाइज करोगे, उसके बाद आप बताओगे सर सब कुछ सही है या नहीं, ठीक है ना? ठीक है सर, ऑल डन। तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको एआरपी का, ठीक है। मेरा इंटेंट मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ एक ही है, सिंपल एक इंटेंट है सर, आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स दे दूँ प्रैक्टिकली आप समझ जाएं कि क्या है ऑडिटिंग कंसेप्ट्स, ठीक है ना। जहाँ तक बात है देखिए ऑडिट प्रोसीजर की, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, थोड़ा सा मैं समेट रहा हूँ, ठीक है ना। एक होता है सर रैप के अंदर आप रिस्क आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्क है या नहीं। रिस्क कौन सा? रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट। अब ये मैं बुकिश लैंग्वेज नहीं पढ़ाई मैंने आपकी, मिस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है, मटेरियल का मतलब क्या होता है, रिस्क का मतलब क्या होता है, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग डिस्कशन है, ठीक है ना। हम बुक की बात अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, फिर हम परफॉर्म करते हैं रैप के बाद आपका फैप मतलब फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर के अंदर आप दो चीज़ें करते हैं, टीओसी टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, जिसे हम कंप्लायंस प्रोसीजर के नाम से भी जानते हैं, और दूसरा आप करते हैं सब्सटेंटिव। सब्सटेंटिव में आप दो चीज़ें चेक करते हैं, टीओडी और एआरपी। टीओडी में आप दो चीज़ें चेक करते हैं, आप एक तो चेक करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ट्रांजैक्शंस, और दूसरा चेक करते हैं बैलेंसेस। ट्रांजैक्शन कहाँ मिलते हैं आपको, रफ में लिख रहा हूँ, ट्रांजैक्शन मिलते हैं आपको जैसे कि रिसीट पेमेंट, वो मिलते हैं P&L के अंदर। तो जब P&L के आइटम चेक करते हैं, नॉर्मली हम इसे कहते हैं, नॉर्मली प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वाउचिंग। और जब बैलेंस चेक करते हैं, बैलेंस मतलब एसेट लायबिलिटी, जो आपको कहाँ मिलती है, बैलेंस शीट में, तो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इसे कहते हैं वेरिफिकेशन, वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन, ठीक है ना। तो ये टीओडी का पार्ट है, और एआरपी अपन ने देखा, ये दोनों किसका पार्ट है, सब्सटेंटिव का। तो सब एआरपी को जब सब्सटेंटिव के तौर पर परफॉर्म करेंगे तो क्या बोलेंगे, सैप, सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, और आरएमएम तो आपने देखा, ठीक है ना। अब आगे जब हम स्टार्ट करेंगे चीज़ों को, तो फिर मैं बाय द बुक चलूँगा कि भाई ऐसे के अंदर क्या डेफिनेशन दी। मैंने कोई डेफिनेशन, कोई ऐसी हार्ड एंड फास्ट कोई मीनिंग नहीं, कुछ नहीं, सिंपल आपको एक नॉर्मल ज्ञान दिया कि भाई क्या होता है ऑडिट प्रोसीजर्स, ठीक है ना। हमने यहाँ से शुरू किया था, आपने ध्यान दिया हो, ठीक है। बस मैंने आपको सिंपल यही दो चीज़ें बताई हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ से हम निकले थे प्लानिंग से, पहली बात, फिर हम गए ऑडिट प्रोसीजर्स में, और लास्ट स्टेज है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में मैं अभी आज के लेक्चर में कुछ बताऊंगा नहीं, रीजन बीइंग रिपोर्टिंग का फॉर्मेट ये वो एनालाइज करना है, वो सब आगे आने वाले टाइम पे करेंगे। बट एक बात ध्यान रखिए, रिपोर्टिंग अपने हिसाब से नहीं बनाएंगे, ऑडिट रिपोर्ट बनेगी एज पर ऐसे 700 और भी स्टैंडर्ड्स हैं उसके हिसाब से। तो आप ये कह सकते हैं मैंने आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग पढ़ाया है, आज समझाया है, बेसिकली एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा बहुत प्रोसीजर समझाया, ठीक है ना। मैंने रिपोर्टिंग अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं डिस्कस करूँगा, थोड़ा सा ब्रश अप कर दिया आपके इंटरमीडिएट के नॉलेज को, ताकि थोड़ा सा आपको आसानी हो आगे शुरू करने में, ठीक है। और बाकी बात अपन करते हैं, ठीक है। बस एक बात रह गई है सर, आज पहली क्लास में थोड़ी सी बात और भी कर लेते हैं सिलेबस की, ठीक है। चलिए जी, अब ज़रा बात कर लेते हैं भैया सिलेबस की। मैंने स्टडी मैट इसलिए ओपन कर लिया सिलेबस वर्कआउट करने के लिए। जो आपके पेपर का नाम है वो है एडवांस ऑडिटिंग एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स। क्या बात है, देखो ये प्रोफेशनल एथिक्स नाम में दिया गया है क्योंकि भाई ये आपका लास्ट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 20 मार्क्स का आता भी है, ठीक। बाकी तो एडवांस ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस, रीजन बीइंग ऑडिटिंग तो आप इंटरमीडिएट के अंदर ही पढ़ते हैं, इसलिए थोड़ा सा एडवांस लेवल है भी, इवन कॉन्सेप्ट्स के अंदर भी और क्वेश्चंस के अंदर भी। जो केस स्टडीज आती हैं सेम टॉपिक में से, फॉर एग्जांपल आप वहाँ कारो पढ़ते हैं, यहाँ कारो पढ़ते हैं, वहाँ पे SQC1 पढ़ते हैं, SQC1 पढ़ते हैं, यहाँ भी पढ़ते हैं, बट क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अलग है, ठीक है ना। थोड़ा सा हाई लेवल आपको कंपैरेटिवली यहाँ मिलेगा, ज़्यादा केस स्टडीज़ बनती हैं, वहाँ बनते हैं ज़्यादातर आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। कहाँ पे, इन केस ऑफ इंटरमीडिएट।
अच्छा, स्किल रिक्वायरमेंट, ये मैं एक बार ज़रूर पढ़ाता हूँ पहली क्लास में। सर स्किल रिक्वायरमेंट क्या चाहता है आपसे इंस्टीट्यूट? देखिए इंटरमीडिएट में आपने ऑडिट में एक बात तो समझ लोगी भाई कि क्वेश्चन थ्योरेटिकल आते हैं, बट वो मिथ, वो भ्रम दिमाग से निकाल दीजिए। फाइनल के अंदर क्लियर लिखा हुआ है सर, क्लियर, you are expected to apply the professional knowledge acquired through academic education and the practical exposure gained during articleship। तो इससे घबराना मत, ये थोड़ा ज़्यादा कर दिया इंस्टीट्यूट ने बोल के आर्टिकलशिप वाली बात, बट इतना ज़रूर है जो एकेडमिक एजुकेशन है, जो आप कंटेंट यहाँ पढ़ोगे उसका एप्लीकेशन ज़रूर पूछेगा, वो तो बिल्कुल 100%। और दूसरी बात, थोड़ा बहुत लिंकेज आपका एफआर के साथ ज़रूर इस्टेब्लिश करेगा आने वाले टाइम में, इंड एएस के साथ, चाहे वो ग्रुप ऑडिट का चैप्टर हो, चाहे वो चैप्टर 7 के अंदर ऑडिट रिपोर्ट बनाते वक्त इंड एएस की बात करें, तो वो थोड़ा बहुत लिंकअप करता है बाकी सब्जेक्ट के साथ भी, वो करेगा सर, ठीक है ना। तो कहता है आपको यहाँ पर टेक्निकल कंपिटेंस, स्किल, वैल्यूज सब जरूरी है। और एक बात बड़ी क्लियर लिखिए, यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज। मतलब इसका मतलब एक बात तो क्लियर है सर, सिर्फ थियोरेटिकल नहीं आएंगे, यू हैव टू अप्लाई द नॉलेज। इसका मतलब वो आपसे पूछेगा केस स्टडी, लेकिन ऐसा नहीं कि 100% पेपर केस स्टडी आएगा। कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं 8, 9, 10, 11 जहाँ तो थ्योरेटिकल भी आता है, 12, 13 वगैरह भी, ठीक है ना, बट केस स्टडी नॉर्मली मान के चलेगी, ज़्यादातर पेपर केस स्टडी से ही होगा, ठीक। अच्छा एक बात और, अब सर चैप्टर्स कौन से पढ़ने हैं और क्या सिलेबस है आपका? तो भैया आपको पढ़ने हैं, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने थोड़ा स्टडी मैट को बताया हुआ है, सिलेबस में आपको टोटल पढ़ने हैं 19 चैप्टर्स। अब 19 चैप्टर को सेग्रीगेट कैसे किया है वो देखिए। सबसे स्टार्टिंग के चैप्टर्स में आपको मिलेगा वॉल्यूम 1 के वॉल्यूम 3 बनाए गए हैं। तो पहला वॉल्यूम है वॉल्यूम नंबर 1, वहां पर आपको मिलेंगे सिर्फ ऐसे स्टार्टिंग में SQC 1 और ऐसे कुछ कई सारे स्टैंडर्ड्स आप पढ़कर आए हैं इंटर के अंदर, ऐसा नहीं है, कुछ नए भी हैं आपके लिए। इस चैप्टर 2 के अंदर 240 250 नया है आपके लिए, वो आप इंटरमीडिएट में नहीं पढ़ते। 260 265 पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा बहुत कुछ कॉमन है, कुछ नए हैं, कुछ कॉमन है, बट स्टार्टिंग के सारे चैप्टर्स में जो 7 चैप्टर्स है वॉल्यूम 1 के अंदर, यहाँ तक आप देखोगे आपको सिर्फ ऐसे मिलेंगे, ऐसे। फिर आता है सर वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, यानी कि 8 चैप्टर, उसके अंदर भी ऐसे हैं। तो मतलब 19 में से 8 चैप्टर में सिर्फ स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं भाई, सिर्फ स्टैंडर्ड्स, और कुछ पढ़ना ही नहीं है, वो भी ऐसे। और अगले 3 चैप्टर में भी स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड्स पढ़ने हैं जैसे SRS, SRE, SAE। तो मतलब 11 चैप्टर तक तो आप सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड्स ही पढ़ोगे, 8 चैप्टर ऐसे के, बाकी 3 चैप्टर अलग अलग स्टैंडर्ड्स के। मतलब आपका मेजर जो कंटेंट है वो ऐसे से ही कवर्ड है सर, स्टैंडर्ड से ही कवर्ड है, ऐसे 8 चैप्टर, बाकी 3 चैप्टर स्टैंडर्ड्स के। फिर आता है डिजिटल ऑडिट, थोड़ा IT इन्वायरमेंट की बात, फिर CFS की ऑडिट की बात करेंगे, अच्छे चैप्टर्स हैं सारे के सारे। और इसके बाद थोड़ा बड़ा चैप्टर है बैंक और NBFC। यहाँ पे आपका वॉल्यूम 2 खत्म हो जाता है। मतलब वॉल्यूम 1 में आपके मिले चैप्टर कितने, 1 से लेकर 7 तक। वॉल्यूम 2 में आपको चैप्टर कितने मिले, 8 से लेकर 14 तक। फिर आता है वॉल्यूम 3, बहुत ही प्यारा है वॉल्यूम 3, यहाँ चैप्टर मिलेंगे 15 से लेकर 19 तक। अब पहला है PSU की ऑडिट, फिर है इंटरनल ऑडिट, DD, फोरेंसिक अकाउंटिंग, इन सब की बात चैप्टर 17 में। चैप्टर 18 में बात होगी इन्वायरमेंट की, SDG गोल्स की बात होगी। और चैप्टर 19 में भैया PE, ज़बरदस्त चैप्टर है, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा वेटेज भी है इसका, ठीक है ना। एक बात इंस्टीट्यूट ने और लिखी है साथ में, अगर आप देखेंगे तो इंस्टीट्यूट कहता है सर कोई भी नया लॉ आता है, कोई भी अमेंडमेंट आता है, गाइडेंस नोट आता है, कुछ भी आता है, तो सिलेबस विल अकॉर्डिंगली इंक्लूड द करस्पॉन्डिंग प्रोविजन। तो नए लॉ को, नए स्टैंडर्ड्स की बातों को अकॉर्डिंगली इंक्लूड कर लिया जाएगा, लेकिन आप अपने हिसाब से मत इंक्लूड कर लेना, वो इंस्टीट्यूट नोटिफाई करेगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, वो हम आपको बताते रहेंगे यूट्यूब के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है ना। तो एग्जिस्टिंग चीज़ें तो आप पढ़े रहे हो, कल को अमेंडमेंट आता है तो वो भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे अभी इन्होंने थोड़ा सा अपना मैट का दिया हुआ है भाई, मैंने आपसे कहा मॉड्यूल 1 में 7 चैप्टर्स, मॉड्यूल 2 के अंदर आपके 7 चैप्टर्स, और मॉड्यूल 3 के अंदर सिर्फ 5 चैप्टर हैं, 15 से लेकर 19 तक, ठीक है। तो भाई ये आपका सिलेबस है। अब हम अपने कॉम्प्रिहेंसिव बैच में क्या देंगे सर, हम आपको 3 वॉल्यूम देंगे, एनालाइजर्स जो मेन वॉल्यूम होंगे, डिटेल, एक क्वेश्चन बैंक देंगे, सॉल्व क्वेश्चन बैंक, जिसमें
ICAI स्टडी मैट के प्लस PYQ सारे क्वेश्चन होंगे आंसर के साथ, एलिमिनेटर बोलते हैं उसे। और एक और देंगे आपको MCQ बुक जिसमें MCQs होंगे, PYQs वाले सारे और स्टडी मैट वाले, ठीक है ना। तो 3 वॉल्यूम, एक क्वेश्चन बैंक सॉल्व और एक MCQ बुक, टोटल बुक मिलेंगे आपको 5 कॉम्प्रिहेंसिव बैच के साथ, ठीक है। तो भाई ये रहा आज बेसिक का ज्ञान, बाकी मुलाकात आपसे होती रहेगी अगली क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए बॉय टेक केयर, सी यू। मिलते हैं सर आपसे मेन बैच में और इस कथा को, इस जर्नी को आगे बढ़ाते हैं और साथ मिलकर फोड़ते हैं CA फाइनल। डन है।